नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 28 जून 2024। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है। तो इसमें है चंडीगढ़, केरल, लद्दाख, मिजोरम। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प है सी, यानी कि लद्दाख। जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, उसके तहत पूर्ण रूप से जो कार्यात्मक साक्षरता है हासिल करने वाला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है भारत का। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? शिक्षा मंत्री। जो उल्लास कार्यक्रम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? शिक्षा मंत्री के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये जो केंद्र प्रायोजित यानी कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर योजना होता है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर्स योजना होता है। तो जो सेंट्रल सेक्टर्स योजना होता है तो इसका मतलब है कि जो केंद्र सरकार होती है इसमें पूरा पैसा 100% पैसा केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्स यानी कि जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इसमें शेयर होता है। दोनों सरकारों का इसमें शेयर होता है। ये केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्र क्षेत्र की योजना में अंतर है। 15 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी अशिक्षित लोग हैं यानी निरक्षर लोग हैं, उनको शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है उल्लास पहल के तहत, उल्लास योजना के तहत। इसे वित्तीय वर्ष 2022 और 23 से स्टार्ट किया गया था। इसका टारगेट रखा गया है 2026 और 27 तक। 2026-27 तक इस टारगेट को अचीव कर ले रहा है। इसमें 5 घटक है। 5 घटक में है मूलभूत साक्षरता को हासिल करना, संख्यात्मक ज्ञान को मतलब संख्यात्मक ज्ञान के बारे में फोकस करना, महत्वपूर्ण जीवन के बारे में स्किल प्रदान करना, बुनियादी शिक्षा देना, व्यावसायिक कौशल और जो सतत शिक्षा है उसके बारे में जानकारी देना। ये था इसका मूलभूत उद्देश्य। 5 थे। हाल ही में किस राज्य द्वारा कार्मेल जैसी स्वादिष्ट मिठाई जिसका नाम है डोडोल को जीआई टैग देने पर विचार किया जा रहा है? किस राज्य द्वारा? गोवा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और तमिलनाडु है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प है ए, गोवा। गोवा की सरकार के द्वारा हाल ही में जो डोडोल वहाँ की मिठाई है उसे जीआई टैग देने की बात हो रही है। तो जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग मतलब कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसके कहते हैं। इसका मतलब कि कोई भी चीज या कोई वस्तु हो या मैन मेड हो या प्राकृतिक हो या तो वहां से एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर के तहत हो, कोई भी प्रोडक्ट्स जो विशिष्ट क्वालिटी रखता है और जो खास कर अपने आप में यूनिक होता है, किसी विशेष जगह पर मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, तो उसे जीआई टैग दे दिया जाता है। जीआई टैग 10 सालों के लिए होता है। फिर इसे रिन्यूअल भी कराया जा सकता है। फिर इसको रिन्यूअल भी कराया जा सकता है। डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स समझौता है, पेरिस कन्वेंशन है, मैड्रिड समझौता है, लिस्बन समझौता है, ये सब सारे समझौते जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं यानी बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं, उसी के रूप में मान्यता दिया जाता है। जीआई टैग को भी उसी के रूप में ही एक मान्यता दिया जाता है। भारत के अंतर्गत जो जीआई टैग पंजीकरण होता है उसका प्रबंधन वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा किया जाता है। 10 वर्षों के लिए रहता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का हिस्सा के रूप में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, वो जीआई टैग का पंजीकरण का काम संभालता है। ध्यान रखिएगा, जो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है यही जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है उसका काम संभालता है। भारत के अंतर्गत ये काम संभालता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में निम्न में से किसके द्वारा संसद में लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित किया जाता है? ध्यान रखिएगा, संबोधित किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, उपसभापति के द्वारा। तो आपका विकल्प हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसको संबोधित किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो ज्वाइंट सेशन होती है वो बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत। 108 के तहत ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। संबोधन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ज्वाइंट सेशन आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। तो ये था फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट। तो संयुक्त संसद के जो संयुक्त सत्र है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था। आमतौर पर कोई भी आम चुनाव होता है उसके बाद राष्ट्रपति का जनरली रूप से अभिभाषण शुरू हो जाता है। तो आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 22 वर्षों के बाद किस देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि वहां की राजनीति में
सहवास की परिघटना देखने को मिल रही है। ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है और जर्मनी है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये विकल्प है सी। फ्रांस के अंदर सहवास यानी कि सह अस्तित्व राजनीति में घटना देखने को मिल रही है। कैसे देखने को मिल रही है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, 22 वर्षों के बाद फ्रांस के अंदर ऐसी घटना देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंशियल शासन चलता है, यानी कि राष्ट्रपति सरकार वहाँ पर चलती है। एक राष्ट्रपति जिस पार्टी का होता है और उसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्रधानमंत्री विपक्ष के पार्टी का रहता है। तो ये पिछले 22 सालों में जब राष्ट्रपति का फ्रांस के अंदर जो पांचवा जो गणराज्य चल रहा है, उसमें लगाया गया है। अभी तक सहवास यानी सह अस्तित्व की परिघटना फ्रांस के अंतर्गत केवल 3 बार देखने को मिली है। इसका मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति पर अंकुश लगाने के लिए, ताकि राष्ट्रपति निरंकुश न हो जाए, उसके लिए विपक्षी दलों से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अब प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है, कोई भी उसकी गलत नीति या गलत पॉलिसी होती है, तो प्रधानमंत्री उसका विरोध करता है। यह है सह अस्तित्व यानी कि सहवास की परिघटना फ्रांस के अंतर्गत है। फ्रांस में प्रेसिडेंशियल शासन चलता है। आगे है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश बन गया है? पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, नामीबिया है, होंडुरस है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प है आपका ए, होंडुरस। पैराग्वे हाल ही में जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का एक देश है। यहाँ पर देखिए, यह एक लैंड लॉक कंट्री भी है। एक फैक्ट ये भी तैयार हो जाता है, यह एक लैंड लॉक कंट्री भी है पैराग्वे, साउथ अमेरिका का देश है। हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, उसका 100वां सदस्य देश बन गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जो भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से 2015 में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका शुरुआत की गई थी 2015 में। जो कोप 21 चल रहा था, कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 21वां सम्मेलन चल रहा था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क का कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये जब चल रहा था, ट्रिपल सी का बैठक चल रहा था, 21वां सम्मेलन था, जिसे कॉप 21 के नाम से जाना जाता है। ये 2015 में चल रहा था। तभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कंसेप्ट आया था और उसी को बनाया गया था। वर्तमान में इसमें लगभग इसके जो सदस्य देशों की संख्या है 119। 119 सदस्य देशों की संख्या, मतलब फ्रेमवर्क के तहत आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क के तहत 119 देश तो इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। लेकिन 100 देश अभी सदस्य हुए हैं। कुछ देश तो सदस्य हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन सदस्यता ग्रहण नहीं किए। इसका जो 99वां सदस्य था वो था स्पेन। ध्यान रखिएगा, स्पेन इसका 99वां सदस्य था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और जो 100वां सदस्य बना है वो पराग्वे बना है। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर्स भारत में है। हरियाणा के जो गुरुग्राम है वहां पर स्थित है इसका हेड क्वार्टर्स। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय आपातकाल, संविधान की किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल 365, आर्टिकल 352, आर्टिकल 240, आर्टिकल 21। तो कौन सा विकल्प सही जाएगा? विकल्प है 20, यानी कि आर्टिकल 352 में इसका प्रावधान किया गया है। ये चर्चा में क्यों आ गया है आपातकाल, इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। हाल ही में भारत में जो 18वीं लोकसभा है वो चल रही है। 18वीं लोकसभा में कि जो लोकसभा स्पीकर बने हैं दूसरी बार, ओम बिरला, इनके द्वारा जो 1975 में इंदिरा गांधी सरकार में जो आपातकाल लगाया गया था, उसका जिक्र कर रहे थे, क्योंकि कह रहे थे कि वो एक भारत के लिए और संविधान के लिए काला धब्बा है, उसी को लेकर चर्चा हो रही है। तो आइए इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। संविधान का जो भाग 18 है, ध्यान रखिएगा, जो संविधान का भाग 18 है, इस 18 में आपातकालीन संबंधित प्रावधान किया गया है कि भारत में आपातकाल किस तरीके से लागू किया जा सकता है। भारत में आपातकाल को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 352, 53, 54, 58 और 59। इसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण या सतत विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरे के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है इन आर्टिकल्स के तहत। वहीं अनुच्छेद 355, 356, 357, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 355, 356, 357 के तहत किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण कानून व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो वहां पर जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसे डिस्क्वालीफाई करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तीसरा क्या हो गया? पहला तो ये हो गया आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। दूसरा हो गया
राज्य के अंतर्गत अगर जो कानून व्यवस्था काम नहीं कर रही तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, दूसरा आपातकाल हो गया। ये तीसरा आपातकाल क्या हो गया? दूसरा ये हो गया, तीसरा आपातकाल है 360 के तहत, जो जिसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। अभी तक भारत में कभी भी जो वित्तीय आपातकाल है, इसे लगाया नहीं गया है। भारत में 3 बार ऐसा हुआ है जब संविधान में 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। कब-कब? प्रथम बार जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में, भारत और चीन के बीच में जब युद्ध हो रहा था उस समय लगा था। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगा था 1971 में, जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप जो बांग्लादेश है वो आजाद हुआ था। तीसरा आपातकाल भारत में लगा था 1975 और 77 के बीच में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित किया गया था। 21 महीने तक चला था। इसे मुख्य रूप से आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। बाद में इस आपातकाल को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के अलावा ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लगाए जाते हैं, उसे भी राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत माना जाता है। हाल ही में भारतीय कॉफी की मांग में वृद्धि किन देशों की खरीदारों में बढ़ गई है? यूरोपीय देशों में, आसियान के देशों में, ब्रिक्स कंट्री में, ग्लोबल साउथ के देशों में। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, यानी यूरोपीय देशों में मांग बढ़ गई। क्यों मांग बढ़ गई है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यूरोप के अंदर एक कानून प्रस्तावित है, वो कानून लाया जा रहा है। इस कानून में है यूरोपीय संघ वन विनाश विनियमन कानून। वन विनाश विनियमन कानून, ये कानून है क्या? ये क्या कहता है? कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट्स, दुनिया भर के किसी भी कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट्स, अगर ऐसा प्रोडक्ट्स होता है जो वन का विनाश करके पर्यावरण का क्षति पहुंचाकर उस प्रोडक्ट्स को उगाया जाता है, तो उसमें जो आयात होता है यूरोप के देशों के द्वारा, वो न्यूनतम किया जाएगा, यानी कम से कम उसका आयात किया जाएगा। तो जो वहाँ के व्यापारी है सोच रहे हैं कि जब तक ये कानून लागू हो जाता है उसके पहले ही जो स्टॉक है, बड़ी मात्रा में स्टॉक जमा कर लिया जाए कॉफी के बारे में। इस कानून के अंतर्गत कहा गया है कि इसमें है मवेशी है, कोको है, कॉफी है, तेल का तार है, रबर है, सोया है, लकड़ी है आदि, इन सारी प्रोडक्ट्स को एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू हो जाएंगे यूरोपीय संघ का जो वन विनाश विनियमन कानून है। थोड़ा कॉफी के बारे में एक फोकस और भी डाल लेते हैं। 2024 में 1 जनवरी से 21 जून के बीच में भारत में जो कॉफी निर्यात है ये लगभग 16% बढ़ गई है। कॉफी निर्यात भारत की 16% बढ़ गई है। अब ये टोटल कितना हो गया है? 2.37 लाख टन से अधिक हो गया है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है भारत, यानी कि इंडिया विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। पहला जाहिर सी बात है ब्राजील है। अगर निर्यात की बात किया जाए तो इंडिया का नंबर आता है 5वां। भारत विश्व का सबसे बड़ा कॉफी का निर्यातक देश है। भारत की जो सबसे ज्यादा कॉफी निर्यात की जाती है वो की जाती है इटली के अंदर, और फिर उसके बाद जर्मनी के अंदर, बेल्जियम के अंदर। जो यूरोप की इटली, जर्मनी, बेल्जियम वाले देश हैं, वहां पर सबसे ज्यादा निर्यात भारत की कॉफी की जाती है। 2/3 से अधिक कॉफी भारत की यूरोप में निर्यात यानी बेची जाती है। भारतीय कॉफी निर्यात मांग को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए खुद को ढाल रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय मानदंड के अनुसार इसे बनाए रखना होगा। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत 10 कॉफी उत्पादक देशों में आता है। 2020 के आंकड़े के अनुसार वैश्विक रूप से जितने भी कॉफी दुनिया में उत्पादन किए गए थे उसका 3% कॉफी का उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है। भारत में 2 प्रकार की कॉफी फेमस है, एक का नाम है अरेबिका, दूसरे का नाम है रोबस्टा। अपने हल्के सुगंधित स्वाद के कारण जो अरेबिका है, अरेबिका कॉफी है, ये बाजार मूल्य रोबस्टा के काफी अधिक है, यानी कि अरेबिका की जो क्वालिटी है ये बेहतर है, इसके कारण इसकी डिमांड काफी ज्यादा अधिक है। रोबस्टा मुख्य रूप से निर्मित कॉफी है जिसकी कुल उत्पादन हिस्सेदारी 72%। सबसे ज्यादा उत्पादन तो रोबस्टा का ही होता है, लेकिन क्वालिटी की माने तो अरेबिका सबसे ज्यादा है। मिट्टी की बात किया जाए तो गहरी उपजाऊ कार्बनिक मिट्टी होती है अरेबिका के लिए। फिर उसके बाद हल्की और से मध्यम मिट्टी होती है, जो समतल मैदान होता है वहां पर भी उगाया जा सकता है। ऊंचाई की बात किया जाए तो 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पे इसे उगाया जा सकता है। तापमान 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है अरेबिका के लिए, रोबस्टा के लिए पड़ती है 20 से 30 डिग्री गर्म और आर्द्र जलवायु। सापेक्षिक आर्द्रता की बात किया जाए तो अरेबिका के लिए 70 से 80%, रोबस्टा के लिए 80 से 90%। वार्षिक वर्षा की बात किया जाए तो 1600 से 2500 mm वार्षिक वर्षा चाहिए अरेबिका के लिए, 1000 से 2000 चाहिए रोबस्टा कॉफी के लिए। और भी कुछ कॉफी से संबंधित फैक्ट जान लेते हैं भारत में प्रोडक्शन के बारे में। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अंतर्गत होता है। इन 3 राज्यों में मिलाकर भारत का जो 80% कॉफी का उत्पादन है ये सबसे ज्यादा होता है।
नंबर 1 कौन है? नंबर 1 कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है। तीनों क्रम वाइज से नंबर 1, 2, 3 भी है। 80% के रिस्पॉन्सल ये भी है। भारत में उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य में, उड़ीसा और जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ पर जो कॉफी है उसका उत्पादन बहुत ही कम होता है। भारतीय कॉफी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? जो इंडियन कॉफी बोर्ड है, इंडियन कॉफी बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। ध्यान रखिएगा, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात किया जाए, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? पूछता है मैच द फॉलोइंग की कॉफी बोर्ड का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बेंगलोर में, बेंगलोर में है। ये था फैक्ट कॉफी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। दिया है हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी का मीडियम रेंज एमओसीआर रॉकेट सौंप दिया गया है। यह डीआरडीओ के किस प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है? जोधपुर, बेंगलुरु, देहरादून, कटक। तो किस प्रयोगशाला के अंतर्गत विकसित किया गया है? तो विकल्प आपका ए हो जाएगा सही, जोधपुर के अंतर्गत, जिसे आप देख सकते हैं। ये माइक्रोवेव्स ऑस्किलेटर्स करके चैप्स करके है। ये जो रॉकेट सिस्टम चैप्स करके है। अगर इसकी क्वालिटी की बात किया जाए, इसके अंदर क्या क्वालिटीज है इसके बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा फोकस डाल लेते हैं। माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैप्स है, जिसको एमओसी कहते हैं, एमओसी कहते हैं। इसकी क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी यही है कि जो रडार सिस्टम होता है, रडार सिस्टम होता है उसको ये धूमिल कर देती है। कोई भी टारगेट आता है इसको पकड़ने के लिए, इस मिसाइल को यानी इस रॉकेट को पकड़ने के लिए कोई भी रडार सिस्टम आता है कि ताकि इसका लोकेशन आसानी से पता कर सके, तो इस रडार को ही धूमिल कर देता है। यानी कि अन्य जो मशीनरी होती है उसके रडार सिस्टम से ये अच्छे से पकड़ में नहीं आता, उसको धूमिल कर देता है। इसलिए इसकी क्वालिटीज काफी बेहतर मानी जाती है। भारतीय वायुसेना का राफेल लड़ाकू विमान एक्सरसाइज होपेक्स के लिए वर्तमान में किस देश में स्थित है या किस देश में गया हुआ है? रूस, जापान, मिस्र, फ्रांस। विकल्प आपका सही हो जाएगा मिस्र, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो कुछ और भी फैक्ट इसके बारे में देखेंगे। जो अभ्यास होपेक्स है यानी एक्सरसाइज है, ये इंडियन एयरफोर्स और उसके बाद जो मिस्र की एयरफोर्स है, जो मिस्र की एयर फोर्स है उसके बीच में, यानी कि भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के बीच में जो एक्सरसाइज होपेक्स है ये कंडक्ट कराई जा रही है। इस अभ्यास में C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर्स भी भाग ले रहे हैं। अभ्यास का स्थान है मिस्र, उसके बीच में इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा कर विधेयक को अस्वीकार किए जाने के कारण घातक विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है? सूडान के राष्ट्रपति हैं, केन्या के राष्ट्रपति, मोजाम्बिक, सोमालिया। तो आपका विकल्प हो जाएगा जैसा कि फिगर में देख सकते हैं 20, केन्या के राष्ट्रपति। तो आइए केन्या के बारे में एक नजर डाल लेते हैं। केन्या के बारे में थोड़ा सा इसकी ज्योग्राफी और थोड़ा सा और भी इसकी क्वालिटी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये है केन्या। अगर इसके ऊपर नॉर्थ में अगर बात किया जाए तो इथोपिया है, इसके साउथ में बात किया जाए मतलब इसके पूर्व में तो सोमालिया है, फिर नीचे इसके दक्षिण इंडियन ओशन भी है, और फिर मोजाम्बिक, तंजानिया जैसा देश भी है, और फिर इसके अगर पश्चिम में बात किया जाए तो युगांडा जैसा देश है। केन्या में ताना और अथी नाम से दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो हिंद महासागर में फ्लो करती है। यहाँ पर देखिए, यह है ताना रिवर्स, यह है ताना रिवर्स केन्या के अंदर जो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में फ्लो करती है। यह है अति रिवर्स, ये भी इंडियन ओशन में फ्लो करती है। विक्टोरिया झील यहाँ पर देख सकते हैं, ये है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया को माना जाता है कि विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की जो झील है उसमें से एक लेक विक्टोरिया भी है। केन्या, युगांडा और तंजानिया के साथ ये अपना युगांडा, केन्या और तंजानिया के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर है लेक तुर्काना, ये देखिए लेक तुर्काना लेक है। इसके बारे में क्या क्वालिटी है? यह विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है और दुनिया की सबसे बड़ी क्षारीय झील है। दुनिया की सबसे बड़ी क्षारीय झील की अगर बात किया जाए तो लेक तुर्काना है। ये कहाँ स्थित है? केन्या के अंदर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर हमारी न्यूज या वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।